हेलो स्टूडेंट्स। कल मैंने आपको बताया था कि इंडिया में जो फेडरलिज्म की प्रैक्टिस है ये 1947 से, जब से देश आज़ाद हुआ था तभी से लगातार चल रही है। और संघीय व्यवस्था को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए और पावर को ज़्यादा से ज़्यादा डिसेंट्रलाइज करने के लिए, मतलब उसको ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए लगातार कोशिश की गई है। तो इसमें सबसे जो फर्स्ट पॉइंट आता है फेडरलिज्म की प्रैक्टिस में, जो कंटिन्यूसली अभी तक चल रहा है और इसमें सबसे ज़्यादा एफर्ट किए गए हैं, तो वो है लिंग्विस्टिक स्टेट का फॉर्मेशन। भाषाई आधार पर जो राज्य बनाए गए हैं, आपको पता है कि 1947 के बाद में और उस टाइम पीरियड में जब कॉन्स्टिट्यूशन संविधान लिखा जा रहा था, तो आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ क्लियरली मेंशन है ये कि इंडिया, दैट इज़ भारत, इज़ द यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है, राज्यों का एक सम्मिलित संगठन है। तो इसमें ये साफ साफ दिखता है कि सभी राज्य मिल करके इस पूरे इंडिया को बनाते हैं, एक अखंड भारत का निर्माण करते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आज जो स्टेट्स आपको दिख रहे हैं करंट टाइम पीरियड में, जितने भी मुख्य राज्य और उसके अतिरिक्त जो केंद्र शासित राज्य हैं, ये एक बार में एकदम से अस्तित्व में नहीं आ गए। अभी लास्ट डे ही मैंने आपको बताया था कि जो पुराना वीडियो आप पुराना जो मैप है इंडिया का आप देखेंगे, जो इसके पिछले पेज में बना हुआ है, पेज नंबर 18 में है, उसमें साफ साफ दिखा हुआ है कि पहले किस तरीके के राज्य थे और डिविजन्स थे इंडिया के, और आज किस तरीके से डिविजन्स हो गए हैं। तो ये क्लियर दिख रहा है। भाषा के आधार पर मैंने आपको बताया था कि राज्यों की डिमांड लगातार बढ़ रही थी। भाई, जब राजकीय कामकाज, राज्य सरकारें बनी और केंद्र के स्तर पर भी सिविल सर्विसेज से लेकर के जो भी एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे थे, जो कर्मचारी काम कर रहे थे और उनके लिए जो ऑर्डर पास हो रहे थे, इसके साथ ही साथ राज्यों में भी जो राज्य सरकारें काम कर रही थी और उनके जितने भी डिपार्टमेंट थे, आप चाहे तो बस सर्विसेज को ले लीजिए, पुलिस स्टेशन ले लीजिए, पुलिस में एफआईआर दर्ज करनी है वो मैटर ले लीजिए, और कोर्ट कचहरी के जितने भी कामकाज हैं, तो इनमें भाषा को लेकर के बहुत समस्या आ रही थी कि आखिर किस क्षेत्र में किस भाषा में काम किए जाएं। क्योंकि जहाँ तक जनता की बात है, तो जनता में जो आम नागरिक होते हैं, और ख़ास करके उस समय 1947 और 1950 के आसपास, तो यहाँ लिटरेसी रेट बहुत कम था, लोग ज़्यादातर अनपढ़ थे, वो अंगूठा लगा करके काम चलाते थे, उन्हें अपना सिग्नेचर भी नहीं आता था। तो ऐसी स्थिति में उनके लिए भाषा का ज्ञान होना और अतिरिक्त भाषाओं का ज्ञान होना, लिखना पढ़ना तो बहुत दूर की बात थी। वो सामने वाले की बात को सुन सकें, समझ सकें और अपनी बात को उनको समझा सकें, यही बहुत मुश्किल था उनके लिए। तो इस स्थिति में ये निर्णय कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा था कि आखिर किस भाषा को कहाँ का आधार बनाया जाए और कैसे लोगों को कामकाज में सहूलियत बरती जाए। तब ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी और साथ ही साथ 1950 में जब संविधान लागू हो गया, तो उसके बाद जो देश की सरकार थी और जो पार्लियामेंट के मेंबर थे, इन लोगों ने आपस में धीरे धीरे ये डिसाइड किया कि भाषा के आधार पर कुछ क्षेत्रों को, पॉलिटिकल एरिना को डिसाइड करना होगा, जिससे कि उस क्षेत्र विशेष की भाषा को ही वहाँ का कामकाज का एक आधार बनाया जाए। भाषाई आधार पर राज्यों का फिर पुनर्गठन होना शुरू हुआ। आंध्र प्रदेश, जिस क्षेत्र की मुख्य भाषा तेलुगु है, आंध्र प्रदेश तेलंगाना के क्षेत्रों की, वहाँ की जो क्षेत्रीय भाषा है जिसमें लोग लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, वो तेलुगु है। आंध्र प्रदेश का गठन किया गया तेलुगु भाषा के आधार पर। फिर धीरे धीरे ऐसे ही साउथ इंडिया में आपको जितने भी राज्य दिख रहे हैं, आंध्र प्रदेश की क्षेत्रीय भाषा तेलुगु है। ये मान के चला जाता है कि उस क्षेत्र के अधिकांश लोग तेलुगु बोलते हैं, लिखते हैं, समझते हैं। तो उस आधार पर उस एरिया को डिसाइड कर लिया गया। उड़ीसा के लोग उड़िया भाषा को समझते और लिखते बोलते हैं,
उसको प्राथमिकता वहाँ दी गई। उस आधार पर उड़ीसा को अलग किया गया। कर्नाटक में कन्नड़, ऐसे ही केरल में वहाँ की जो भाषा है मलयालम, और महाराष्ट्र में मराठी। तो इन राज्यों को उनकी भाषाई आधार पर आप देख रहे हैं कि क्योंकि वहाँ के क्षेत्रीय लोग उस भाषा को समझ सकते हैं, बोल सकते हैं, तो उनके राज्यों को भी उसी के आधार पर डिसाइड कर दिया गया, बाउंड्रीज उनकी बना दी गई और एक मोटा मोटा पैमाना ले लिया गया कि इस राज्य के सारे कामकाज जो भी होंगे इसी भाषा के आधार पर होंगे। तो आप देख रहे हैं कि राज्यों का जो पुनर्गठन हुआ भाषाई आधार पर हुआ। और तमाम राज्य ऐसे भी हैं, जैसे उत्तर भारत के राज्य हैं, क्योंकि यहाँ की अगर आप पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार तक बात करेंगे और पश्चिम बंगाल का भी कुछ हिस्सा, तो ये लोग हिंदी जानते हैं और हिंदी भाषा में इनके लिखने, कामकाज करने की समझ ज़्यादा अधिक है, तो इनको हिंदी भाषी बेल्ट में रखा गया। हालांकि राज्यों का बंटवारा भी इसमें हुआ है, लेकिन वो भौगोलिक स्थिति और कुछ कल्चरल डाइवर्सिटी भी थी। जिन क्षेत्रों की संस्कृति या किसी तरीके से वहाँ का कल्चर और लोगों का रहन सहन या वो अन्य किसी और क्षेत्र से अलग हो जाते हैं, भौगोलिक कारण भी हो सकते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश को से उत्तराखंड को अलग करने का कारण आप भौगोलिक कारण भी मान सकते हैं, और भौगोलिक के साथ साथ वहाँ के लोगों का रहन सहन, कल्चर भी डिफरेंट है। क्योंकि जहाँ से आप उत्तराखंड देखते हैं शुरू होता है, तो वहाँ से हिमालयन माउंटेन का रीजन जो है, पहाड़ी क्षेत्र, माउंटेनस रीजन स्टार्ट हो जाता है, और वो उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्र से बिल्कुल अलग है। तो ऐसी स्थिति में उसको सेपरेट कर दिया गया। ऐसे ही तमाम राज्य हैं जिनको वहाँ की कल्चरल डाइवर्सिटी के अकॉर्डिंग और एथनिसिटी के अकॉर्डिंग या जोग्राफिकल डाइवर्सिटी के अकॉर्डिंग उनको सेपरेट किया गया है, जिनमें कि नागालैंड, उत्तराखंड, झारखंड ये राज्य हैं। तो ये जो राज्यों का गठन है, इनमें से भाषाई आधार पर सबसे ज़्यादा हुआ, और उसके बाद जो कल्चरल जोग्राफिकल डाइवर्सिटी है उसके आधार पर भी हुआ। तो ये इस बात को दिखाता है कि फेडरल सिस्टम में राज्यों का गठन भाषा के आधार पर या संस्कृति और वहाँ की भौगोलिक स्थिति के आधार पर किया गया, लेकिन फिर भी ये एक अखंड भारत, अखंड राष्ट्र का निर्माण करते हैं और कभी भी उससे अलग नहीं हो सकते हैं। तो डाइवर्सिटी को ध्यान में रखते हुए और फेडरेशन को फॉलो करते हुए संघवाद को मजबूत बनाने के लिए उनको सहूलियतें दी गईं, उनकी बाउंड्रीज़ को डिसाइड किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी वो अखंड भारत का हिस्सा रहेंगे ये निश्चित किया गया। अब जो अगला कॉन्सेप्ट आएगा, जिसमें कि हम लोग देखेंगे कि ये लिंग्विस्टिक स्टेट के बाद अब लैंग्वेज पॉलिसी। इन भाषाई राज्यों की तो अपनी समस्या दूर हो गई थी कि चलो उनकी क्षेत्रीय भाषा में वहाँ की राज्य सरकार अपने कामकाज को निपटाएगी, और क्षेत्रीय लोगों की जो शिक्षा दीक्षा है वो भी उनकी उस लोकल लैंग्वेज में होगी। लेकिन अब यहाँ मामला केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में फंस रहा था कि भाई केंद्र की सरकार भी पूरे देश में काम करेगी। अब मान लीजिए रेलवे डिपार्टमेंट है, तो रेलवे लाइन तो और रेलवे डिपार्टमेंट जो रन करता है वो केंद्र सरकार के अंडर में है, लेकिन उसके स्टेशन, उसकी ट्रेन तो सभी राज्यों में, पूरे देश में घूमती हैं। अब ऐसे में क्या किया जाए? या मान लीजिए सिविल सर्वेंट हैं, आईएएस ऑफिसर हैं, सभी राज्यों में उनकी तैनाती होनी है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और दूसरे पदों पर। तो इस स्थिति में इन लोगों को किस तरीके से, किन भाषाओं में ट्रेंड किया जाए कि जिससे कि वो सभी राज्यों में जाकर के काम कर सकें, तो इसके लिए फार्मूला डिसाइड कर पाना, और जिसको कि इंडिया की लैंग्वेज पॉलिसी बोलते हैं, इसको अडॉप्ट करना बहुत ही मुश्किल और जटिल काम था। इसको लेकर बीच बीच में अभी भी काम ऐसे आपने देखा है, आर्गूमेंट और दलीलें आती हैं, कभी कभी किसी राज्य विशेष में आंदोलन तक हो जाता है। तो इस लैंग्वेज पॉलिसी को हम लोग फिर अगले वीडियो में देखेंगे। अभी आप इसको देखिए, नोट्स फॉर्म करिए, और अगले वीडियो में लैंग्वेज पॉलिसी को डिस्कस करेंगे।